नमस्कार। अगर आप भारतीय अर्थव्यवस्था को मतलब इसके उतार चढ़ाव को बिल्कुल आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम एनसीईआरटी की किताबों और हाँ, यूपीएससी में पूछे गए असली सवालों के जरिए इस पूरे विषय को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम अपनी बात शुरू करते हैं महात्मा गांधी के इस बहुत ही शक्तिशाली विचार से। देखिए, ये हमें याद दिलाता है कि इकोनॉमिक्स सिर्फ नंबरों और मुश्किल सिद्धांतों का खेल नहीं है। नहीं, इसका सीधा सीधा रिश्ता है लोगों की जिंदगी से, उनकी मुश्किलों से और हमारे देश की सच्ची आज़ादी से। तो भारत की आर्थिक कहानी को समझने से पहले क्यों ना हम दुनिया को बदलने वाले उन कुछ बुनियादी आर्थिक विचारों पर एक नज़र डाल लें। आखिरकार इन्हीं विचारों ने तो हर देश की नीतियों को एक शक्ल दी है। देखिए, आर्थिक सोच का ये सफर ना बड़ा ही दिलचस्प रहा है। पहले 1776 में एडम स्मिथ ने कहा कि जब हर कोई अपने फायदे के लिए काम करता है तो इससे अपने आप ही पूरे समाज का भला हो जाता है। सब बढ़िया चल रहा था। पर फिर आई 1929 की महामंदी, जिसने इस पूरी सोच पर ही एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया। और तब जॉन मेनार्ड कीन्स ने एक नया रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा, सुनो, जब बाजार खुद को नहीं संभाल पा रहा हो तो अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए सरकार को आगे आना ही होगा। 25%, ये आंकड़ा जरा सोचिए कितना बड़ा है। महामंदी के दौरान अमेरिका में बेरोजगारी सिर्फ कुछ ही सालों में 3% से उछलकर 25% हो गई थी। मतलब हर 4 में से एक कामकाजी इंसान के पास कोई काम नहीं था। आप सोच सकते हैं क्या हालात रहे होंगे। इसी भयानक संकट ने अर्थशास्त्रियों को पूरी तरह से नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया। अच्छा, तो अब वापस आते हैं भारत की कहानी पर। 1947 में जब हमें आज़ादी मिली तो हमारी अर्थव्यवस्था की हालत क्या थी? और सबसे ज़रूरी सवाल, हमारे नेताओं ने देश के भविष्य के लिए कौन सा रास्ता चुना? आइए देखते हैं। देखिए, ब्रिटिश राज से पहले भारत की अपनी एक मजबूत और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था हुआ करती थी। हमारे हाथ से बने कपड़े हों, मसाले हों या कीमती पत्थर, पूरी दुनिया में इनकी धूम थी। लेकिन 200 साल की गुलामी के बाद 1947 तक अंग्रेजों ने हमें क्या बना दिया? सिर्फ अपने उद्योगों के लिए कच्चा माल भेजने वाला एक देश। आज़ादी के वक्त हमारे सामने गरीबी और पिछड़ेपन का एक बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा था। तो इस मुश्किल हालात से देश को बाहर निकालने के लिए हमारे नेताओं ने नियोजित अर्थव्यवस्था यानी कि एक प्लान्ड इकोनॉमी का रास्ता चुना। अब इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि सरकार पंचवर्षीय योजनाएं बनाकर यानी 5-5 साल के प्लान बनाकर देश का विकास करेगी। लक्ष्य ये था कि एक ऐसा समाज बनाया जाए जहां सरकारी कंपनियां बड़ी भूमिका निभाएं ताकि विकास का फायदा सिर्फ कुछ लोगों की जेब में ना जाए बल्कि सब तक पहुंचे। तो प्लानिंग के इस दौर को यूपीएससी अपनी परीक्षाओं में कैसे परखता है? इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका जानते हैं क्या है? चलिए एक असली सवाल ही देख लेते हैं। सवाल ये है कि भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में वो बदलाव कब आया जब सरकार का फोकस भारी उद्योगों से हटकर सड़क, बिजली और बंदरगाह जैसे बुनियादी ढांचे यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा हो गया। चौथी योजना में, छठी में या फिर 8वीं योजना में? इस पर जरा सोचिएगा। इसका जवाब हमें आगे की कहानी में मिलेगा। कई दशकों तक सरकारी योजनाओं पर चलने के बाद आया साल 1991। भारतीय अर्थव्यवस्था के इतिहास में एक ऐसा जबरदस्त मोड़ जिसने देश की दिशा ही हमेशा के लिए बदल कर रख दी। देखिए, ये बदलाव कोई एक रात में नहीं हुआ। 1980 के दशक में अर्थव्यवस्था का मैनेजमेंट ठीक से नहीं हो रहा था। सरकारी खर्चे बढ़ते जा रहे थे और महंगाई आम आदमी की कमर तोड़ रही थी। 1991 आते आते तो हालात इतने बिगड़ गए कि देश दिवालिया होने की कगार पर आ गया था। तब हमें मदद के लिए वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के पास जाना पड़ा और $7 अरब का एक बहुत बड़ा कर्ज लेना पड़ा। और इसी कर्ज की शर्तों के बदले हमें अपनी आर्थिक नीतियां बदलनी पड़ी। और यहीं से शुरू हुए भारत के वो ऐतिहासिक रिफॉर्म्स जिन्हें हम एलपीजी के नाम से जानते हैं। लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण और ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण। इन सुधारों ने भारतीय अर्थव्यवस्था के दरवाजे पूरी दुनिया के लिए खोल दिए। ठीक है, तो हमने भारत के आर्थिक सफर के इन बड़े पड़ावों को समझ लिया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि हम किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को नापते कैसे हैं? मतलब कैसे पता चलता है कि वो बड़ी है या छोटी, मजबूत है या कमजोर? तो इसका जो सबसे मशहूर पैमाना है वो है जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब इसको सीधे शब्दों में समझिए। एक साल के अंदर
देश की सीमाओं के भीतर जितने भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज बने, उनकी कुल मॉनेटरी वैल्यू ही जीडीपी है। जैसे एक साल में देश में कितनी कारें बनी, कितने फोन बने, या डॉक्टरों और वकीलों ने कितनी सेवाएं दी, इन सब की कुल कीमत। जीडीपी से हमें अर्थव्यवस्था के साइज का पता चलता है। किसी भी इकोनॉमी के 3 मुख्य हिस्से होते हैं। पहला है प्राइमरी सेक्टर, जिसमें खेती-बाड़ी आती है। दूसरा है सेकेंडरी, जिसमें फैक्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग आती है। और तीसरा है टर्शरी, यानी सर्विस सेक्टर, जिसमें आईटी, बैंकिंग, टूरिज्म जैसी चीजें आती हैं। और ये चार्ट हमें एक बहुत ही साफ कहानी बताता है कि आज़ादी के बाद से भारत की जीडीपी में सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ता हुआ योगदान इसी तीसरे यानी सर्विस सेक्टर का रहा है। अब जरा देखते हैं कि इस बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पर यूपीएससी में कितना सीधा सवाल पूछ लिया गया है। सवाल है, किसी देश की राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम क्या होती है? ए, नागरिकों द्वारा बनाई गई सभी चीजों की कीमत। बी, कुल खर्च और निवेश का जोड़। सी, सभी लोगों की पर्सनल इनकम का जोड़। या डी, देश में बनी अंतिम यानी फाइनल वस्तुओं और सेवाओं की कीमत। और सही जवाब है डी। यहाँ पर ये जो अंतिम या फाइनल शब्द है ना, सारा खेल इसी का है। हम सिर्फ फाइनल चीज की कीमत गिनते हैं ताकि डबल काउंटिंग ना हो। इसको ऐसे समझिए, जब आप एक कार खरीदते हैं तो उसकी कीमत में टायर, इंजन और शीशे की कीमत पहले से ही शामिल होती है ना? इसलिए हम टायर को अलग से और फिर कार को अलग से नहीं गिन सकते। बस फाइनल प्रोडक्ट, सिंपल। लेकिन क्या आर्थिक विकास का मतलब सिर्फ जीडीपी के आंकड़ों को बढ़ाते जाना है? क्या यही विकास है? बिल्कुल नहीं। इसका असली मकसद तो लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना है। तो चलिए अब विकास के इसी मानवीय पहलू को समझते हैं। यहीं पर मानव पूंजी यानी ह्यूमन कैपिटल की सोच सामने आती है। ये एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया है। इसका मतलब है कि किसी भी देश के लोग उसकी आबादी का बोझ नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी संपत्ति है, उसका सबसे बड़ा रिसोर्स है। जब सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य पे खर्च करती है तो वो कोई खैरात नहीं कर रही, वो एक इन्वेस्टमेंट कर रही है। ठीक वैसे ही जैसे किसी फैक्ट्री या मशीन में निवेश किया जाता है। एक पढ़ा लिखा और स्वस्थ इंसान देश के विकास में कहीं ज्यादा योगदान देता है। और हाँ, मानव पूंजी का ये कॉन्सेप्ट यूपीएससी का पसंदीदा टॉपिक है। आइए देखें कि इस पर वो आपकी समझ को कैसे परखते हैं। सवाल है कि मानव पूंजी निर्माण का सबसे अच्छा मतलब क्या है? जरा इन स्टेटमेंट्स को देखिए। इसमें दूसरा कथन कहता है लोगों के ज्ञान और कौशल को बढ़ाना, बिल्कुल सही। और चौथा कहता है कि ये एक तरह की अमूर्त यानी इनटेंजिबल संपत्ति को जमा करना है, और यही इसका सही जवाब है, ऑप्शन सी। मानव पूंजी कोई जमीन जायदाद नहीं है जिसे आप छू सकें। ये तो लोगों के दिमाग में बसा ज्ञान और हुनर है। इतनी सारी चुनौतियों के बावजूद आज ज्यादातर एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि भारत कुछ ही दशकों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ये एक बहुत बड़ी संभावना है, एक बहुत बड़ा सपना है जो हमें भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। लेकिन इस सफर में हमारी सबसे बड़ी चुनौतियां क्या होंगी? क्या हमें करोड़ों युवाओं के लिए अच्छी नौकरियां पैदा करने पर फोकस करना चाहिए, या अमीर और गरीब के बीच जो खाई बढ़ती जा रही है उसे कम करने पर, या फिर विकास और पर्यावरण के बीच एक संतुलन बनाने पर? ये सवाल आपके सोचने के लिए है। सीखने का ये सफर जारी रखिए।